डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी बयान दे दिया कि ऐसे हुक्मरान जो है अपनी मर्जी से हुकूमत करते थे, उसके बाद माफी भी मांग ली। यहाँ पे जयचंद भी हुए हैं, यहाँ पे वो 1931 के वो गद्दार भी हुए हैं जिनको हम ट्रेटर्स कहते हैं, जिनके लिए ये महाराजा पे उंगली उठा रहे हैं डिप्टी सीएम साहब। तो हर युग में हर टाइम कोई न कोई जयचंद रहता ही है। पीओके की बात कर रही है बीजेपी, तो लेके आए ना। उमर अब्दुल्ला साहब, जिस दिन पीओजे के भारत को लेना होगा उस दिन आपसे पूछेंगे नहीं। 370 रातों रात हट गया तो क्या इनसे पूछा गया? इन चीजों के लिए इनको रियासत चाहिए ताकि ये जमीनें खाएं, ताकि ये ठेके लें, ताकि ये जंगलात बेचें, ताकि ये नौकरियां बेचें। जहां से वोट लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सारा कश्मीर से, आपको लगता नहीं कश्मीर की जनता के साथ भी धोखा है? कश्मीरी वोटर्स को भी आज लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ही जो दे रहे हैं वही गुणगान ये भी कर रहे हैं। बीजेपी भी ये मानती है कि स्टेटहुड तो वापस आना ही चाहिए। वही टेररिज्म, वही अलगाववाद, वही पत्थरबाजों की हिमायत करने वाले स्टेटहुड की बात करेंगे तो उनकी इंटेंशन कुछ हो। स्टेटहुड बीजेपी देगी, लिहाजा हम चिल्लाएंगे, हम क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। इनको ये नहीं पता एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर हैं, छोटी सी यूनियन टेरिटरी के। बजट टोटल जुमलेबाजी है और सिर्फ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं उनका बखान है। चैलेंज करता हूं कि स्पेशल स्टेटस अगर जम्मू कश्मीर में कभी आया होगा मैं रिजाइन करूंगा। और तीसरा स्ट्रोक तीसरे सेशन में आएगा ताकि उनके दिमाग क्या खास स्ट्रोक है वो तीसरे सेशन? वो आप खुद देखें, जिस पे ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, ताकि उनके दिमाग की क्लीनिंग हो जाए पूरी तरह। जम्मू कश्मीर सरकार का पहला बजट भी आ गया है और उसके बाद सरकार कई बातों को लेकर एक्सपोज भी हो गई है, खास तौर पे 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना, और अब कह रहे हैं कि पूरेस्ट ऑफ पुअर के लिए है। मगर एक बड़ा तोहफा भी दिया है, ई बसेस में महिलाओं के लिए मुफ्त कर दिया है। हमारे साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। किस तरह से असेंबली के अंदर की प्रोसीडिंग की बात करते हैं? आपने इनको बोलते हुए तो लाइव सुना होगा बहुत सी बातों पे, मगर हमारे साथ किन चीजों को एक्सपोज करेंगे सरकार की वो बात करते हैं। सुनील जी, कैसे देखते हैं पहले बजट को? मैंने कल भी कहा खजूरिया साहब, बजट टोटल जुमलेबाजी है और सिर्फ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं उनका बखान है। नरेंद्र मोदी जी के विजन को एंडोर्स किया है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जहां तक बात करते हैं आप फ्री बिजली की या 10 किलो राशन की, उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। फ्री बिजली उनने कहा था पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे, अब उनने कहा कि एएवाई को देंगे, अंत्योदय अन्न योजना के तहत, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि भाई ऑन ग्रिड बिजली नहीं होगी। ऑन ग्रिड मींस कि जो तार से बिजली वो बिजली नहीं, वो नहीं है। ये जो नरेंद्र मोदी जी ये सौर मित्र दे रहे हैं ना, सूर्य मित्र वाली योजना, कहीं उसके साथ कनेक्ट न कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। जहां तक राशन की बात है, अंत्योदय अन्न योजना के तहत ऑलरेडी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एवाई फैमिलीज को 35 किलो राशन दिया हुआ है। तब के खाद्य मंत्री शांता कुमार जी होते थे, तो तब से ये मिल रहा है जी। अब इसमें भी इन्होंने क्लैरिटी नहीं की। ऐसे एवाई फैमिलीज जिनको 2 या 3 मेंबर्स हैं, उन्हीं के पास ये कार्ड है, उनको ऑलरेडी 35 किलो मिल रहा है। जिनको 35 किलो मिल रहा है, 3 मेंबर है, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। जिनको 2 मेंबर है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर किसी फैमिली में चौथा मेंबर है तब 5 किलो मिलेगा। वादा तो इन्होंने कहा था कि पर सोल हम 10 किलो देंगे, तो वो भी पूरी जनता को देंगे। तो ये बहुत बड़ा धोखा है, खोखला ये बजट है। मुझे लगता है कि जुमलेबाजी और इन आंकड़ों को ऊपर नीचे करके ये प्रस्तुत किया गया है। इससे अतिरिक्त इसमें जहां से वोट लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सारा कश्मीर से, आपको लगता नहीं कश्मीर की जनता के साथ भी धोखा है? क्योंकि वहां भी तो हालात यही रहेंगे। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। जहां से इन्होंने वोट लिया, कुछ तो इन्होंने 370 के ख्वाब दिखाए थे, 370 वापस लाएंगे, वो तो अब क्लोज हिस्ट्री है, वो तो अब एक क्लोज्ड चैप्टर है। जिसे हमने हाउस में भी कहा, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने कहा कि इस असेंबली का कोई डोमेन नहीं है कि 370 पे हम बात करें। पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है, वो स्टेट को 2 स्टेट बना सकते हैं, 2 स्टेट्स की 1 स्टेट बना सकते हैं। इसलिए इसे यहाँ पे डिस्कस न करें अब। और मुझे लगता है कि अब इन सारे कश्मीरी लीडर्स को समझ आ गया कि 370 पे यहाँ पे बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसलिए सबने अब स्टेटहुड पे अब अपने इश्यूज डाइवर्ट किए हैं। इनको पता है कि भाई स्टेटहुड बीजेपी देगी, लिहाजा हम चिल्लाएंगे, हम क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। जहां तक आपने बात की कश्मीरी वोटर्स, वो तो सवाल पूछेंगे इनसे। कश्मीरी वोटर्स को भी आज लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ही जो दे रहे हैं वही गुणगान ये भी कर रहे हैं। इन्होंने अपना कुछ नहीं दिया। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनके खिलाफ वहां पे आवाज उठेगी। इनने जो वादा किया था, इनने जो कमिटमेंट की थी, इनके विरुद्ध एक माहौल वहां पे बनेगा जहां जवाब। उमर साहब ने परसों हाउस में कहा है कि
पीओके की बात कर रही है बीजेपी, तो लेके आए ना। उमर अब्दुल्ला साहब को मैं सजेशन देना चाहूंगा। उमर अब्दुल्ला साहब, जिस दिन पीओजे के भारत को लेना होगा उस दिन आपसे पूछेंगे नहीं। एक कश्मीरी लीडर्स को, कश्मीरी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को कांग्रेस ने एक इंजेक्शन शुरू में ही किया हुआ है और इनके दिमाग में एक फतूर डाल दिया है कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, हमारा मुकाबला दिल्ली के साथ, दिल्ली में बैठे मिनिस्टर्स के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ होगा। इनको ये नहीं पता एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर हैं, छोटी सी यूनियन टेरिटरी के, जिसमें तो भी मान रहे थे कि अब तो मैं एमएस से भी, एमओएस से भी नीचे घूम रहा हूँ कहीं। लेकिन बातें बहुत बहुत वो कर रहे हैं ना, इसलिए मैं कहता हूं कि आपसे पूछेंगे नहीं। किसी भी यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है जब भारत सरकार ने कुछ करना होगा। बालाकोट जब हुआ तो क्या इनसे पूछा गया? जब एयर स्ट्राइक हुई तब इनसे पूछा गया? करगिल में जब रिट्रीव की हमने जमीन अपनी तो क्या इनसे पूछा गया? या जो भी स्टेप उठा 370 रातों रात हट गया तो क्या इनसे पूछा गया? आपको नहीं पूछेंगे उमर साहब, आपको गलतफहमी है। वो कांग्रेस सरकार थी जिसने आपको बहुत बड़ा तख्ता दिया था। भारतीय जनता पार्टी हर एक को अपने दायरे में रखती है, इसलिए मैं आपको एक सजेशन देता हूं, आप अपने दायरे में रखिए। ना आपसे पूछा किसी ने, ना आपको पूछेंगे। आपको जो सवाल पूछ रहे हैं मेंबर्स हाउस में, उनका जवाब दीजिए। जो वादे आपने लोगों के साथ किए थे उनका आप जवाब दीजिए, बाकी आपसे पूछा नहीं जाए। एस जयशंकर साहब ने भी परसों लंदन में कहा है कि अगर पीओके वापस आ जाता है, अब वही बचा है, तो कश्मीर मसला हल हो जाएगा। तो आपको लगता है आखिरी स्टेप है? डेफिनेटली। अब देखिए, यहाँ पे तो कोई बात करनी नहीं है, ये तो अभिन्न अंग है और संविधान पूर्णतः लागू भी हो गया 5 अगस्त 2019 को। अब जो रेजोल्यूशन इंडियन पार्लियामेंट में 94 में, तो अब उस रेजोल्यूशन की जब इंप्लीमेंटेशन पूर्णतः होगी तो कश्मीर मसला तभी अमल मानेंगे। सुनील जी, स्टेटहुड की जो डिमांड सारी पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी भी ये मानती है कि स्टेटहुड तो वापस आना ही चाहिए। आपको लगता है कि अब समय आया है कि आ जाना चाहिए, क्योंकि काफी सारी चीजें जो हैं वो रुक रही हैं? देखिए, बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, विशेषकर जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको सरकार, स्टेट इसलिए चाहिए, उनको पुलिस हाथ में रहनी चाहिए, पुलिस आगे पीछे रहनी चाहिए, ताकि जितनी किलिंग्स उन्होंने यहाँ पे करवाई, सिविलियन किलिंग्स यहाँ पे करवाई, उसमें फिर उनकी वो दादागिरी हो। और बहुत सारी चीजों पे, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार था, यहाँ पे जो खासकर मैं कहूंगा डेमोग्राफिक इन्वेजन जो जम्मू में हुआ था, उसके लिए इनको फिर ये स्टेटहुड चाहिए। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जो तवी हमारी, जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, जिस तवी के बेड्स की एनक्रोचमेंट्स की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को तैयार किया है यहाँ के बड़े सीनियर ऑफिसर्स ने। उस रिपोर्ट में 689 एनक्रोचर्स हैं और 689 में 687 वो लोग हैं जो डेमोग्राफिक चेंज के लिए एक बहुत बड़े षड्यंत्र के हिस्से हैं। इन चीजों के लिए इनको रियासत चाहिए, ताकि ये जमीनें खाएं, ताकि ये ठेके लें, ताकि ये जंगलात बेचें, ताकि ये नौकरियां बेचें। सीक्रेट डिब्बी पे ये ऑर्डर करते थे। आप कितने आईएएस देख रहे हैं जिनका पता ही नहीं, यूपीएससी तो दूर की बात है, पीएससी में भी कभी वो बैठे नहीं, लेकिन आईएएस बना दिया है। ये क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टेट चाहिए। इस प्रकार के कारनामे करने के लिए स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टेट चाहिए तो यहाँ का जो लोकल, विशेषकर जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जिस राष्ट्रवादी को इस धरती से प्रेम है, जिस राष्ट्रवादी को एक साफ सुथरा माहौल चाहिए, आतंकवाद रहित चाहिए, क्राइम रहित चाहिए, अलगाववाद रहित चाहिए, पत्थरबाज रहित चाहिए, उसके लिए स्टेट है। लेकिन दोबारा से वही टेररिज्म, वही अलगाववाद, वही पत्थरबाजों की हिमायत करने वाले स्टेटहुड की बात करेंगे तो उनकी इंटेंशन कुछ और है। जो डेमोग्राफिक चेंज की आपने बात की, आज एक सवाल भी अंदर उठाया, वो उठाया तारिक आमिर साहब ने। उन्होंने कहा कि कठुआ में मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंकन क्रिकेटर हैं, उनको जमीन कैसे अलॉट हो गई? तो आप कैसे? क्यों नहीं होगी? जब इंडस्ट्रीज आप डेवलप कर रहे हो। देखिए, मैं इस बात को फिर दोबारा लेना चाहता हूँ 370 पे। 370 पर्टिकुलर रीजन के लोगों को नौकरी देने के लिए एक सेफ गार्ड था। आप आज तक नौकरियां देखो, नौकरियां पर्टिकुलर एक रीजन, विशेषकर कश्मीर में नौकरियां बांटी जाती थी। आप जम्मू कश्मीर का अगर आप डाटा निकालेंगे तो जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉइज लगभग 5% है। इस 5% में जब आप सेग्रीगेशन करते हैं तो 3.5% कश्मीर से आते हैं। 1.5% लोगों के लिए नौकरी इक्का दुक्का यहां पे रखी जाती थी। अब जहां तक बात आती है 95%, वो कहां जाएंगे? उनकी तो बात ही नहीं हुई। 95% लोगों के लिए इंडस्ट्री चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए,
बड़े बड़े इदारे चाहिए जो इन्हें आने नहीं दिए। यहाँ के लोग बाहर जाने लगे, यहाँ का नौजवान बाहर जाने लगा और कश्मीर के नौजवान को इनने पत्थरबाज में एंगेज कर दिया और बाहर कैनवास बना दिया 370 का जो इनको सेफगार्ड देता था। तो कहीं न कहीं आज इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज अगर यहाँ पे आ रही है, मुरलीधरन अगर लगाए तो अच्छी बात है ना, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, अगर किसी बेसिक प्रिंसिपल को उसने वायलेट किया, जमीन मुफ्त ली, तब हम मानते हैं भाई कहीं का भी इंडस्ट्री लगा सकता है, यहाँ के बच्चों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। तारिक आमी साहब को तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है, जब भी वो मतलब बाहर के लोग को देखते हैं तो उन्हें तकलीफ हो रही है। अगर मुरलीधरन ने यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाई है, हालांकि मेरी इंफॉर्मेशन में उनने छोड़ दिया, वो निकल गए उनने ने, उसमें ये था कि 10,000 नौजवानों को नौकरी मिलती, लेकिन क्रिकेट एकेडमी आती है यहाँ पर। हाँ, इस प्रकार से कोई बड़ी वो इंडस्ट्री लगा रहे थे तो वो छोड़ दिया है शायद उन्होंने। लेकिन कौन सा तकलीफ क्यों हो रहा है इन लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रही है, जो आज प्रकट भी हुआ है असेंबली में। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कि महाराजा साहब को लेकर खैर एक बयान आया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी बयान दे दिया कि ऐसे हुक्मरान जो है अपनी मर्जी से हुकूमत करते थे, उसके बाद माफी भी मांग ली। तो सिर्फ सियासत करना चाह रहे हैं, ये किस तरह से हर बार? नहीं, देखिए हर युग में आप अगर पिछले युगों की मैं बात नहीं करूंगा, इसी इतिहास भारत का लेंगे तो यहाँ पे जयचंद भी हुए हैं, यहाँ पे वो 1931 के वो गद्दार भी हुए हैं जिनको हम ट्रेटर्स कहते हैं, जिनके लिए ये महाराजा पे उंगली उठा रहे हैं डिप्टी सीएम साहब। तो हर युग में हर टाइम कोई न कोई जयचंद रहता ही है। तो बड़ी बदकिस्मती है जिस महाराजा के प्रति हमारी इतनी श्रद्धा है, इतनी निष्ठा है अक्रॉस कम्युनिटी लाइन, क्योंकि महाराजा की न्याय व्यवस्था, महाराजा की कानून व्यवस्था, महाराजा की अर्थव्यवस्था, उसका कोई मैच ही नहीं रहा है जम्मू कश्मीर में। और उनको भगवान के बाद लोग पूजते हैं, यहाँ पे आज भी पूजते हैं। उनके प्रति ऐसे अपशब्द का उपयोग करना, मुझे लगता है कि एक पद के लिए घुटनों के बल गिर जाना, इससे बड़ी गिरावट कुछ हो नहीं सकती है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। महाराजा भगवान के बाद हमारे महाराजा रहे हैं, उनको यहाँ पे आज भी पूजते हैं लोग, उनकी न्याय व्यवस्था को आज भी मानते हैं लोग। तो डिप्टी सीएम साहब ने बहुत बड़ा अन्याय किया है महाराजा के साथ, महाराजा की लेगेसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। 5 दिसंबर और जो है 13 जुलाई की छुट्टी को लेकर जो लगातार मांगे उठ रही हैं, देखिए मैंने कह दिया है कि 13 जुलाई कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, अपीजमेंट के कारण, तुष्टीकरण के कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख अब्दुल्ला के उस टीम को, जिस टीम ने उस वक्त हुड़दंग मचाई, जिस टीम ने उस वक्त कश्मीरी पंडित हिंदू समाज में कत्लो गारत की, दुकानें जलाई, घर जलाई, सफा कदल, महाराजगंज, विचारगंज, ऐसी जगहों पे हुड़दंग मचाई और महाराजा की फोर्सेस ने उन्हें हिट किया और उन्हें उनकी जगह पहुंचाया। वो कभी मार्टियर हो ही नहीं सकते हैं 13 जुलाई के नाम पे। वो गद्दार थे, गद्दार है। मैंने हाउस में खड़े होके बोला है। 2 चीजें खजूरिया साहब मैंने एस्टेब्लिश कर दी। पहले सेशन में मैंने कहा था कि कोई भी ये बताए कि स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री में कभी था संविधान के नजरिए से, मैं रिजाइन कर दूंगा। किसी की हिम्मत हुई उसके बाद स्पेशल स्टेटस खत्म, अब ये बोल ही नहीं सकते हैं। इनको बोलो, मैं चैलेंज करता हूं कि स्पेशल स्टेटस अगर जम्मू कश्मीर में कभी आया होगा मैं रिजाइन करूंगा। मैंने पिछली बार हाउस में खड़े होके कहा था, इस बार मैंने हाउस में खड़े होके कहा कि 13 जुलाई मार्टियर्स डे नहीं, ट्रेटर्स डे है। वो योम शोहदा वो कहते हैं, मैं कहता हूं इसको स्टेट ह्यूमिलेशन डे है। ये कभी हो नहीं सकता। ये दूसरा है और तीसरा स्ट्रोक तीसरे सेशन में आएगा, ताकि इनके दिमाग क्या खास स्ट्रोक है वो तीसरे सेशन में? वो आप खुद देखें, जिस पे ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, ताकि इनके दिमाग की क्लीनिंग हो जाए पूरी तरह। स्पेशल स्टेटस की क्लीनिंग हो गई, ट्रेटर्स जो थे इनके उसकी क्लीनिंग हो गई। अब तीसरा स्ट्रोक तीसरे सेशन के लिए मैंने रखा हुआ है। तो ये थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा, जिनका कहना है कि तीसरा स्ट्रोक जो है वो ज्यादा तेज आने वाला है। हमेशा से स्ट्रेट खेलते हैं और तेज खेलते हैं, तो मुझे लगता है तीसरा स्ट्रोक शायद ज्यादा हिट होगा। अब क्या होगा ये देखना होगा अगले सेशन में। मगर बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 13 जुलाई 5 दिसंबर की छुट्टी के हमेशा खिलाफ रहेंगे और ये छुट्टी कभी भी दोबारा वापस नहीं आएगी। और दूसरा, स्टेटहुड उन चंद पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिशियंस को चाहिए जो केवल पुलिस या होम की ताकत के साथ स्टेट में राज करना चाहते हैं। दीपक खजूरिया, द न्यूज रूम, 24 आवर्स।